नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आइए सीधा आपको ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिसने राजनीतिक एजेंडे को बदलने का काम किया है, एक नया एजेंडा देश का, एक नया मानक सेट करने का उदाहरण देश के सामने रखा है। और ये काम किसी और ने नहीं किया, ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो काम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से नए भारत की तस्वीर है। आप सब लोग उन कामों को देख रहे हैं। पहले के समय में एक समय होता था जब योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी, कुछ लोगों को कुछ पदों पर स्थापित करने के लिए वो पद बनाए गए या पद बने थे, तो उन पर ये सैड था कि ये लोग आएंगे, उनके नाम पहले से पता होते थे। लेकिन आज जो नया भारत है, कोई सोच सकता था कि अचानक द्रौपदी मुर्मू जी देखिए देश की राष्ट्रपति बन गई, आप जैसे बैठे, सोचा भी नहीं था किसी ने। तो ये नया भारत है। नए भारत की तस्वीर में आज मातृशक्ति पीछे नहीं है, और बल्कि समाज का नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे खड़ी है। ये हमारे सामने अनेकों उदाहरण इसके हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता में रखा है, हर योजनाओं में रखा है। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मुस्लिम समाज की जो कुप्रथा थी 3 तलाक, उस 3 तलाक को खत्म करके जो कुप्रथा का ये दंश वो हमारी मुस्लिम समाज की बहनें झेल रही थी, उनके लिए भी समाज के सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए उनको प्रेरित किया है, एक नया मार्ग उनके लिए खड़ा किया है। आज अगर वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक अगर हम बात करते हैं, तो नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने का प्रयास इस कालखंड में हुआ है। पिछले 9 सालों के अंदर हर क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम हुआ है। ये प्रयास आने वाले समय में मैं समझता हूँ और अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे। उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल हो, शौचालय का निर्माण हो, ये सभी कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, घर घर बनाए गए शौचालय, ये केवल एक ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं है। ये हमारे लिए, अगर हम उसको बहुत गहराई से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक हमारी मातृशक्ति का सम्मान है, मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक है घर घर शौचालय। पहले की स्थिति हम सब लोगों ने देखी किस प्रकार से हम लोग, सब लोग, अधिकांश लोग उन सामान्य स्थितियों को देखते हुए आए हैं। अगर शौच भी जाना होता था तो रात का इंतजार करना पड़ता था। तो वो कठिन स्थितियों में किस प्रकार से बीमारियों के समय में, अन्य समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ये हम लोगों ने महसूस किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि सरकार की योजना आ गई और शौचालय बन गया, सरकार की योजना आ गई, उज्ज्वला का सिलेंडर मिल गया। ये अगर हम इसमें गहराई से जाएंगे तो हमको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और ये काम वही कर सकता है जिसने उन परिस्थितियों को जिया हो या उन परिस्थितियों को नजदीक से देखा हो, उनका कभी न कभी सामना। तो ऋषिकेश से आप सीएम धामी को सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड से एक और हैरान करने वाली खबर की। दरअसल उत्तराखंड की जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। हल्द्वानी जेल में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं ये कैदी, और इन कैदियों में एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव पाई गई है। मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन के होश उड़ गए। HIV पीड़ितों के लिए एक ART केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो हल्द्वानी जेल में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं ये कैदी, एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव पाई गई है इनमें। तो हल्द्वानी जेल से ये अहम खबर, जहां पर HIV पॉजिटिव के केस जो है वो सामने आए हैं, और इनमें एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव पाई गई है। तो मामले जैसे सामने आए उसके बाद जेल प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। फिलहाल इनकी जांच जो है कराई जा रही है, इनको इलाज मुहैया कराया जा रहा है। जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर, ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है, क्या है, ये तो अब
जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। ट्रीटमेंट एआरटी के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो नैको की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में नहीं रुक रहा अवैध खनन। परमिशन की आड़ में अवैध खनन लगातार जारी है। प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन जो है वो हो रहा है। सोशोपत तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए हैं। तो हरिद्वार में अवैध खनन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार परमिशन की आड़ में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें प्रशासन की मिलीभगत का आरोप जो है वो लग रहा है। तो हरिद्वार से अहम खबर, जहां पर अवैध खनन के मामले जो है लगातार सामने आते रहते हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे संजय पुंडीर का। संजय, सबसे बड़ी बात यह कि परमिशन की आड़ में अवैध खनन लगातार जारी है और परमिशन, प्रशासन की मिलीभगत, सब कुछ इसमें शामिल है, लेकिन अफसोस के अवैध खनन पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। देखिए निदा, बीते दिनों से लगातार ही हमारे चैनल के द्वारा प्रकाशित की जा रही है कि हरिद्वार जिले में जो खनन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो खनन माफिया होते हैं वो परमिशन कहीं और की लेते हैं और जो मिट्टी उठाते हैं वो कहीं और से उठाते हैं, यानी नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। जिसके बाद जो ग्रामीण होते हैं वो जिला प्रशासन को शिकायत भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है कि रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक यहां पर खनन होता है। और ताजा मामला भी हम जिस तरह अभी बता रहे थे कि हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से है, यहां पर एक किसान के द्वारा परमिशन ली गई थी, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उनके द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि से खनन किया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तहसीलदार है उन्होंने टीम भेजी है और जांच की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो खनन माफिया होते हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन प्रशासन कार्रवाई कैसे करेगा संजय, क्योंकि प्रशासन पर तो खुद मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाए? देखिए निदा, लगातार ही जब हम शिकायत करते हैं या फिर ग्रामीण शिकायत करते हैं तो मौके पर टीम जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच होती है वो सही तरीके से नहीं होती है। यानी कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं से मिली हुई है, जिस कारण यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि इसको लेकर जिला अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इस पर कार्रवाई होगी या यूं ही खनन चलता रहेगा। निदा, हरिद्वार वासी जो है उनका क्या कहना है संजय, कब से ये आखिर अवैध खनन जो है धड़ल्ले से वहां पर हो रहा है और इन लोगों ने कितनी बार शिकायत की है जिस पर संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया? देखिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या फिर ग्रामीण जो नदी से लगते हुए क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर जो खनन की शिकायतें आती हैं। अगर बहादुराबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीते दिनों लगातार ही अवैध खनन की शिकायत थी, जिस पर कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन बावजूद इसके फिर उसके बाद से ही यहाँ पर रात के अंधेरे में खनन शुरू हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं लाखों के राजस्व को यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जिला अधिकारी ने साफ कहा है अगर कोई संबंधित विभाग का अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से कार्रवाई होगी और किस तरह से लोगों के आरोप कम होते हैं। निदा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी हरिद्वार से। हरिद्वार में गंगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। गंगा सेवक दल ने गंगा स्वच्छता अभियान चलाया है। राजघाट और सती घाट पर यह अभियान चलाया गया है। तो अहम खबर हरिद्वार से, जहां पर बता दें आपको कि हरिद्वार में गंगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है और इसके तहत गंगा सेवक दल ने ये गंगा स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया है। राजघाट और सती घाट पर यह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और यहाँ से इन घाटों से सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि गंगा घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। हर की पौड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के विभाग श्री गंगा सेवक दल द्वारा कनखल के सतीघाट एवं राजघाट पर वृहद स्तर पर तीर्थ पुरोहितों को साथ लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस विभाग के आदरणीय दलपति श्री पुनीत त्रिपाठी जी एवं सचिव मैं स्वयं उज्जवल पंडित के द्वारा प्रत्येक सप्ताह इसी प्रकार का कार्यक्रम गंगा के विभिन्न घाटों पर चलाने की योजना तैयार की गई है।
बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का दौरा किया और चल रहे कॉरिडोर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कपाट खुलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के कारण श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल आज देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने UKSSC के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगारों ने पहले जांच फिर परीक्षा की बात कही थी, लेकिन आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में तुले हुए हैं। राज्य में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में भी STF ने नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। बॉबी पवार का दावा है कि उनके पास कुछ लोगों की सूची है जिन्हें वो जल्द पुलिस को सौंपेंगे। वहीं उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आयोग से लेकर माफियाओं तक सब मिले हुए हैं। ऐसे में पारदर्शी परीक्षा का दावा झूठा है। हमने कहा कि जब मार्च 2000 जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है और उसके अतिरिक्त जो एपीओ के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें उन्हें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम एपीओ के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारे पास होने की है। तो ये सारी चीज़ें, ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। अगली खबर लक्सर से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने महासंघ का 22वां स्थापना दिवस लक्सर में धूमधाम से मनाया और इस मौके पर महासंघ की महिला कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रदेश संयोजक सविता पवार ने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ का उद्देश्य भारतीय सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखना है, साथ ही मौजूदा युवाओं और नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवंत बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने आसपास के परिवार के बच्चों को भारतीय सनातनी परंपराओं की और जानकारी देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का विश्व हिंदू महासंघ संगठन है, आज इसका 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मातृ शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने ये अपने नगर से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि महिलाओं की जो उत्पीड़िता है उसे हम उनके खिलाफ जाके कार्रवाई कर सके। लालकुआं में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता नफीस खान ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों और व्यापार मंडल के लोग शामिल हुए। सभी धर्म के लोगों ने शिरकत करते हुए भाईचारा और एकता का संदेश दिया। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करते हुए सभी ने मिलजुल कर शिरकत की है। सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम किया। अभी तो पूरे प्रदेश के अंदर रोजा इफ्तार कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सभी विधानसभाओं में, सभी संगठन के जनपदों में सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम किया जा रहा है और हमें हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आज अल्पसंख्यक मोर्चा एक प्लेटफॉर्म पर है, अल्पसंख्यक समाज हमेशा अमन और भाईचारे के लिए काम करता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन नैनीताल पहुंची हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद लवलीना ने विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन किए। लवलीना का कहना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से पहले उन्होंने बाबा का स्मरण कर प्रतिभाग किया और यहां आने का संकल्प लिया। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें कांस्य पदक मिला। अब बाबा के दर्शन और उनकी शक्ति से वो स्वर्ण का लक्ष्य लेकर मेहनत करेंगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आज मैं नैनीताल पहुंची और नीम करोली बाबा के मंदिर दर्शन करना था और मम्मी पापा के साथ आई हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब इतना सुंदर जगह कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर है यहाँ और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सब लोग सब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और सब इतना मतलब हर तरीके से हेल्प करते हैं
और यहाँ का लोगों का तो अलग अलग ही है। उत्तराखंड के ही लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं, पहले से ही पता है, और यहाँ नैनीताल आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगली खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 70 बस्तियों, 56 शाखा और 11 नगर के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संगठन की शक्ति का एहसास कराना है। साथ ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पदाधिकारियों से मार्गदर्शन भी मिलता है। हरिद्वार में एनएच अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारी को लिखित शिकायत दी है, लेकिन कोई भी ग्रामीणों की सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर मोहम्मदपुर के ग्रामीण अधिकारियों और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी पहुंचे और लोगों की समस्या सुनी और बोले कि जल्द से जल्द उनकी समस्या को लेकर एनएच के अधिकारी से मिलकर बातचीत करेंगे। ग्रामीणों ने एक्सिस मार्ग सर्विस लाइन के निर्माण की मांग की और एक्सप्रेस निर्माण से किसानों को होने वाली जल भराव की समस्या से भी अवगत कराया। हाईवे के बराबर कितने पेड़ इसके थे, कितना हुआ। अल्मोड़ा टैक्सी स्टैंड के पास बन रही निर्माणाधीन पार्किंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता को घटिया बताते हुए कार्य संस्था की जांच की मांग की। 7 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थल पर 125 से अधिक वाहन क्षमता के लिए पार्किंग बनाई जानी है। ऐसे में घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका जता रहे हैं। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने मामले की शिकायत डीएम से करने की बात कही है। मनोज तिवारी ने कहा कि यदि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था। वहां पर जो भी ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का के संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहाँ पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा एक गंभीर विषय, इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां शहर और देहात क्षेत्र की सड़कों पर लगातार ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं और ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हादसों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग मौन नजर आ रहा है। ओवरलोड वाहन चालक यातायात नियमों का भी पालन नहीं करते, जिससे कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। भादराबाद थाना, रानीपुर, कोतवाली और सिचकुल थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट से होकर गुजरने वाले ओवरलोड वाहन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जनपद पौड़ी गढ़वाल की राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर विरोध जताया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के पास हेमवती नंदन बहुगुणा और राजकीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के अध्यक्ष और जिला मंत्री ने कहा कि कॉलेजों में अभी तक प्रधानाचार्य का पद कोटा निर्धारित है, लेकिन शिक्षा विभाग ने सरकार को 693 प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में यदि प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है तो इससे कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसका शिक्षक संघ के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। भर्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती बंद करो, बंद करो। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमें आवाज जिंदाबाद। प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।